गाइस जैसे आपके चैनल ऑफिशियल आदित्य चंद्रा में गाइस स्वागत है। यहाँ पर हम लोग 10th का विज्ञान का बुक रीडिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पर राजीव प्रकाशन का बुक, इसका मूल हम लोग दिखा देते हैं आप लोग को गाइस। यहाँ पर इसका मूल देख लीजिए 290 रुपये है, 90 रुपीज़ है। यहाँ पर देख लीजिएगा इस यही सब आप लोग का दिया है गाइस। यहाँ पर विज्ञान में क्या आप लोग को मैं बुक में दिखा दे रहा हूँ क्या क्या खासियत है बुक का। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इकाई। देखिए इकाई फर्स्ट में कह रहा है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। फिर कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पर अध्याय फर्स्ट आपका दिया है केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन गाइस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है विषय वस्तु एक दृष्टि में। फिर यहाँ पर आप लोग का परिचय दे दिया। फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दे दिया। फिर कह रहा है रासायनिक समीकरण भी दिया है। फिर कह रहा है क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है। फिर यहाँ पर कह रहा है हमारे चारों ओर घटित परिवर्तन प्रकृति का नियम है। विश्व में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें पल प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आप लोगों का दूध का खट्टा होना, जल का भाप बना, बिजली के बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होना। फिर कह रहा फलों का पकना, लोहे में जंग लगना इत्यादि। वैज्ञानिक इन सभी परिवर्तनों को दो मुख्य भागों में वर्गीकृत करते हैं। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है? सबसे पहले आप लोग का दिया है भौतिक परिवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंजेस। और दूसरा आप लोग का दिया है रासायनिक परिवर्तन, इसको कहते हैं इंग्लिश में केमिकल चेंजेस। यहाँ पर सबसे पहले गाइस हम लोग पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, इसको कहते हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में। यहाँ पर कह रहा है यह वह परिवर्तन है जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर कह रहा परिवर्तन से कोई नई वस्तु नहीं बनती है, वस्तु के केवल भौतिक गुण जैसे आप लोग का रंग, आकृति या आकार बदल जाता है। और कह रहा है जिन्हें विपरीत क्रिया द्वारा वापस भी नहीं लाया जा सकता है। फिर कह रहा शक्कर, नमक आदि पदार्थों का जल में घुलना। फिर कह रहा है गंधक का पिघलना। फिर आप लोग का कह रहा है बिजली के बल्ब का प्रकाशित होना। फिर कह रहा बुझना आदि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। फिर कह रहा अर्थात भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था का परिवर्तन होता है। फिर कह रहा संगठन, भार और रासायनिक गुणों का परिवर्तन नहीं होता है। जब दूसरा हम लोग दूसरा पढ़ने वाला है रासायनिक परिवर्तन, इसको कहते हैं केमिकल चेंजेस के बारे में आप लोग को पढ़ के सुनाते हैं गैस। यहाँ पर कह रहा है ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है तथा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। फिर कह रहा है रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है, इसमें एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका रासायनिक संगठन मूल पदार्थों के संगठनों से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे आप लोग का मैग्नीशियम का जलना, फिर लोहे में जंग लगना, फिर कह रहा दूध का दही बनना इत्यादि। फिर कह रहा सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पूर्ण होते हैं तथा इन्हें रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा रासायनिक समीकरण का अध्ययन करेंगे जो कि रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है। फिर यहाँ पर क्या रासायनिक अभिक्रिया, इसको कहते हैं इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग का नौशादर पर चूना मिलाकर अंगूठे से रगड़िए, सूंघें तथा तीक्ष्ण गंध का अनुभव करेंगे जो कि अमोनिया का गंध होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग का रिएक्शन दे दिया, फर्स्ट रिएक्शन क्या दिया है, जैसे यहाँ पर 2NH4Cl को कहते हैं आप लोग नौशादर प्लस CaO कहते हैं आप लोग चूना। यहाँ पर अभिकारक होता है तीर के बाद आप लोग का उत्पाद ने आप लोग का बना दिया है CaCl2 तो कहते हैं आप लोग कैल्शियम क्लोराइड, और प्लस H2O को आप लोग जानते हैं इसको कहते हैं जल, प्लस 2NH3 कहते हैं अमोनिया। फिर यहाँ पर क्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक रिएक्टेंट तथा बनने वाले पदार्थों को क्रियाकलाप या उत्पाद प्रोड्यूस कहा जाता है। फिर कह रहा है अभिकारकों की प्रकृति एवं परस्पर क्रिया की विभिन्नता के आधार पर अनेक पदार्थ होते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन का हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जाता है। पहला आपका कह रहा है अवस्था में परिवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं चेंज इन स्टेट, और दूसरा आपका दे दिया है इस ताप में परिवर्तन, इसको कहते हैं इंग्लिश में चेंज इन टेम्परेचर, और तीसरा आपका क्या दिया है, कह रहा है तीसरा रंग में परिवर्तन, इसको कहते हैं चेंज इन कलर, और चौथा आप लोग का दिया है गैस का निकलना, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लेशन ऑफ ए गैस। सबसे पहले हम लोग गैस पढ़ने वाले हैं अवस्था में परिवर्तन के बारे में, इसको चेंज इन स्टेट के बारे में हम लोग समझ आते हैं आप लोग को। कह रहा है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन के द्वारा अभिलाषित होती है। उदाहरण, जब हम मोम को जलाते हैं तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यहाँ मोम एक ठोस पदार्थ है, जल द्रव तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ पर हम लोग दूसरा गैस पढ़ने वाले हैं, कह रहा है ताप में परिवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर के बारे में हम लोग आप लोगों को समझाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ताप में परिवर्तन के द्वारा अभिलाषित होता है। उदाहरण, यदि बिना बुझा हुआ चूना जल से क्रिया करते हैं तो आप लोग का बुझा चूना बनाता है तथा अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा के कारण अभिक्रिया का मिश्रण गर्म हो जाता है आप लोग का। और कैसे हम लोग तीसरा क्या पढ़ेंगे, कह रहा है रंग में परिवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर के बारे में हम लोग आप लोग को बताते हैं। कह रहा आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया रंग में परिवर्तन द्वारा भी अभिलाषित होती है। उदाहरण, जब हम साइट्रिक अम्ल पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र होता है KMnO4 के साथ क्रिया करता है तो आप लोग का पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन का बैगनी रंग आप लोग का गायब हो जाता है। फिर यहाँ पर आप लोग का चौथा कह रहा है गैस का निकलना, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ ए गैस के बारे में हम लोग आप लोग को समझाते हैं। कह रहा है कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलाषित होता है। उदाहरण, जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होता है। फिर यहाँ कह रहा अब हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में उपयुक्त व्याख्या को भली भांति समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। इन क्रियाकलापों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया और उसके अभिलक्षणों के बारे में उपयुक्त जानकारी का अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है क्रियाकलाप 1.1 में क्या कह रहा है, उद्देश्य में क्या कह रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने की जानकारी प्राप्त करना। कह रहा आवश्यक सामग्री एवं उपकरण। फिर कह रहा मैग्नीशियम रिबन, चिमटा, बैनर, सेफ्टी ग्लास, वाच ग्लास आदि। यहाँ पर प्रेक्षण में आप लोग का दे दिया है। यहाँ पर तो गाइस ये आप लोग का चिमटा है, तो यहाँ पर आप लोग का बैनर है। फिर यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर मिला जा रहा है। फिर यहाँ पर वाच ग्लास भी मिला जा रहा है। फिर यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर यहाँ पर क्या है चित्र, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना। फिर यहाँ पर आप लोग का गैस कह रहा है क्रिया विधि में आप लोग को समझाते हैं। कह रहा है फर्स्ट में लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमास से रगड़कर साफ कर लीजिए। फिर यहाँ पर दूसरे में गैस कह रहा है आप लोग का इसे चिमटे में पकड़कर स्प्रिंट लैम्प या बैनर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। फिर कह रहा है यहाँ पर प्रेक्षण में मैग्नीशियम का टुकड़ा चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है और श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। फिर यहाँ पर निष्कर्ष में आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पर कह रहा है मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, अतः यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। फिर यहाँ पर कह रहा सावधान, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों में चश्मा पहन ले तो उचित होगा। फिर यहाँ पर आप लोग का कह रहा है क्रियाकलाप 1.2 में क्या कह रहा है आप लोग का उद्देश्य में कह रहा अवक्षेप विधि द्वारा लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड में विलयनों की अभिक्रिया की जानकारी प्राप्त करना। फिर कह रहा आवश्यक सामग्री एवं उपकरण। कह रहा परख नली, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड आदि। यहाँ पर क्रिया विधि में क्या पहला क्रिया विधि हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर परख नली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। दूसरे में आप लोग कह रहा इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। यहाँ पर गैस आप लोग का प्रेक्षण में क्या कह रहा है
कह रहा आप लोग का लेड नाइट्रेट के विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ मिलाने पर पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। निष्कर्ष में गैस क्या कह रहा आप लोग का, जब दोनों विलयन आपस में क्रिया करते हैं तो पीले रंग का पदार्थ लेड आयोडाइड अवक्षेप बनाता है, जिससे विलयन का रंग पीला हो जाता है। यही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर यहाँ पर हम लोग समझते हैं क्रियाकलाप 1.3 में क्या क्या दिया है। फिर कह रहा उद्देश्य में क्या रहा है, जिंक का होता है जेड दानेदार पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4 मिलाने पर प्राप्त अभिक्रिया का अध्ययन करना। फिर कह रहा आवश्यक सामग्री एवं उपकरण। फिर कह रहा शंकुकार प्लास्टिक जिंक कामा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 आदि। फिर यहाँ पर आप लोग का गैस कह रहा क्रिया विधि। यहाँ पर कह रहा पहला आप लोग का क्रिया विधि को हम लोग समझाते। कह रहा एक शंकुकार प्लास्टिक या प्रकनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। फिर यहाँ पर दूसरे में गैस कह रहा है इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। फिर यहाँ पर आप लोग का कह रहा परीक्षण में क्या करा, हमें यह ज्ञात होता है कि प्लास्टिक का ताप पहले से अधिक हो गया है तथा दानेदार जिंक के चारों तरफ बुलबुले से निकलते दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए चित्र दे दिया आप लोग का, प्रेक्षण आपको कह दिया यहाँ पर देखिए कर्क है, यहाँ पर कांच की नली यहाँ पर है, फिर यहाँ पर शंकुकार प्लास्टिक है, फिर यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, फिर यहाँ पर दानेदार जस्ता मिला गया है, सब मिला गया है। यहाँ पर तो आप लोग का हाइड्रोजन गैस H2 बना है। फिर यहाँ पर आप लोग का कह रहा है चित्र दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। फिर यहाँ पर आप लोग का निष्कर्ष में गैस क्या कह रहा है, जिंक का होता है संकेत ZN तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का संकेत होता है H2SO4 क्रिया करते हैं जिससे हाइड्रोजन गैस निकलती है और प्लास्टिक का ताप भी पहले से आप लोग का अधिक हो जाता है। इस अभिक्रिया का समीकरण निम्न है। फिर यहाँ पर देखिए आपका रिएक्शन फिर से दे दिया आप लोग का, रिएक्शन करेंगे। कह रहा है ZN को आप लोग कहते हैं जिंक प्लस H2SO4 कहते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तो आप लोग का अभिकारक है। फिर यहाँ पर तीर के पहले आप लोग का अभिकारक है, तीर के बाद आप लोग का उत्पाद होता है। फिर यहाँ पर उत्पाद में क्या बना, ZnSO4 कहते हैं जिंक सल्फेट प्लस H2 कहते हैं हाइड्रोजन गैस। फिर यहाँ पर कह रहा 1.1 को हम लोग समझते हैं। कह रहा है रासायनिक समीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग आपको बताते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा रासायनिक अभिक्रिया में पूर्व के पदार्थ को अभिकार रिएक्टेंट तथा अभिक्रिया के बाद के या अभिक्रिया में उत्पन्न पदार्थों को उत्पाद प्रोड्यूस कहते हैं। यहाँ पर कह रहा उदाहरण में आप लोग का दे दिया है। कह रहा जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये तो आप लोग का अभिकारक है। फिर तीर के निशान के पहले आप लोग को बताया कि अभिकारक होता है, तीर के निशान के बाद आप लोग का उत्पाद होता है। फिर यहाँ पर उत्पाद में आप लोग का बना दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर यहाँ पर कह रहा है 1.1.1 में क्या आप लोग का दिया है, ये आप लोग को इम्पॉर्टेंट कह रहा है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, इसको आप लोग एकदम इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग का कह रहा है मैटर टू राइट द केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर क्या कह रहा है आप लोग का, पहले में कह रहा अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। यहाँ पर दूसरे में क्या कह रहा है, समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तथा क्लोरीन आदि को क्रमशः हाइड्रोजन को आप लोग H2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को आप लोग N2 और ऑक्सीजन को आप लोग O2 तथा क्लोरीन को आप लोग Cl2 लिखते हैं, क्योंकि यह सभी गैसें दो परमाणु, इसको इंग्लिश में होता है डाई आइटम है। कह रहा एक परमाणु तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है, जैसे सोडियम मैग्नीशियम तथा कॉपर को क्रमशः सोडियम को आप लोग Na से लिखा जाता है, मैग्नीशियम को आप लोग Mg से तथा क्लोरीन को आप लोग कॉपर को लिखा जाता है Cu लिखा जाता है। फिर यहाँ पर कह रहा है तीसरे में गैस कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है तथा विभिन्न अभिकारकों के बीच धन प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे आप लोग का मैग्नीशियम धातु Mg ऑक्सीजन O2 में
जलती है, इसके लिए बाएं पक्ष में Mg+O2 होगा। यहाँ पर आप लोग का चौथे में गैस क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा दाहिनी ओर लिखा जाता है। फिर कहा तथा विभिन्न उत्पादों के बीच धन+ का चिन्ह लगा दिया जाता है। कह जैसे उपयुक्त अभिक्रिया में उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO है, इसलिए दाहिने पक्ष में MgO लिखा जाएगा। फिर कह रहा है, फिर पाँचवें आप लोग का कह रहा है, आप लोग समझाते हैं। कह रहा है फिर अभिकारकों और उत्पादों के मध्य एक तीर आगे का चिन्ह लगाया जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, जो कि अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। फिर कह रहा है Mg+O2, यह आप लोग का अभिकारक है, उत्पाद में क्या बना देगा MgO। फिर कह रहा है छठवें में कह रहा है आप लोग का, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणी है अर्थात बाएं और दाहिनी दोनों दिशाओं में होती है, तो दोनों दिशाओं को अर्धसिर वाले तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया। देखिए अर्धसिर द्वारा तीर है, यहाँ पर अर्धसिर तीर है यहाँ पर गाइस। यहाँ पर उपयुक्त प्राप्त समीकरण ढांचा समीकरण स्केलेटल इक्वेशन कहलाती है। इनमें दाएं और बाएं और लिखे तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो भी सकती है और नहीं भी। फिर यहाँ पर हम लोग समझते हैं गाइस यहाँ पर कह रहा है 1.1.2 में कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पॉर्टेंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग समझते हैं। कह रहा है रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित बातें ज्ञात होती है। फिर आप लोग का पहला गाइस कह रहा है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और उनसे बनने वाले पदार्थों के बारे में पता चलता है। यहाँ पर दूसरे में कह रहा है क्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले तत्व या यौगिक के अणुओं की संख्या ज्ञात होती है। फिर यहाँ पर तीसरे में कह रहा है यदि परमाणु भार ज्ञात हो तो यह भी पता चल जाता है कि किसी अभिकारक के कितने भार से कितने भार परिणामी पदार्थ प्राप्त होगा। जैसे आप लोग का निम्नलिखित समीकरण के अनुसार यह पता चलता है कि 40 ग्राम NaOH मतलब सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पर कोष्टक में आप लिख दिया है 23 + 16 + 1। फिर यहाँ पर बना दिया 36.5 ग्राम HCl 1 + 35.5 से क्रिया करके 58.5 ग्राम Na सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर कोष्टक में आप लोग लिख दिया है 23 + 35.5 वो 80 ग्राम H2O + 216 बनाता है। फिर यहाँ पर कह रहा है रिएक्शन आप लोग का दे दिया है गाइस NaOH को कहते हैं सोडियम ऑक्साइड प्लस HCl, ये आप लोग का बना दिया है उत्तर में क्या बना दिया आपका NaCl + OH2। यहाँ पर Na को कहते हैं सोडियम, Cl को कहते हैं क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बना दिया है सोडियम क्लोराइड, इसको क्लोरीन भी कहते हैं क्लोराइड भी कहते हैं। यहाँ प्लस H2 कहते हैं जल। यहाँ पर चौथे में हम लोग समझते हैं, कह रहा है समीकरण से पदार्थ के अविनाशिता के नियम की पुष्टि होती है, क्योंकि अभिकारकों का कुल भार क्रियाफलों के कुल भार के बराबर होता है। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार अभिकारकों का कुल भार 76.5, यहाँ पर कोष्टक में लिखा 40 + 36.5 ग्राम है और उत्पादों का कुल भार भी 76.5 कोष्टक में लिखा है 58.5 + 80 ग्राम है। फिर यहाँ पर कह रहा पाँचवें कह रहा है पदार्थों का समतुल्य, इसको कहते हैं इक्विवेलेंस, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कह रहा मात्राएं ज्ञात होती हैं, जैसे आप लोग का 40 ग्राम सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर 36.5 ग्राम HCl के समतुल्य है। कह रहा है यहाँ पर छठवां आप लोग का कह रहा है यदि कोई अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो उसका आयतन भी ज्ञात हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग का लिख लिया है निम्नलिखित समीकरण के अनुसार, जैसे यहाँ पर आप लोग का रिएक्शन दे दिया है CaCO3 + 2HCl, ये आप लोग का अभिकारक है। आप लोग का तीर के निशान के पहले आप लोग का होता है अभिकारक और तीर के निशान के बाद आप लोग का होता है उत्पाद। यहाँ गाइस आप लोग का उत्पाद में क्या बनेगा CaCl2 + H2O + CO2। यहाँ पर कह रहा है यह पता चलता है कि
100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 40 + 12 + 48। यहाँ पर कह रहा है 73 ग्राम HCl से क्रिया करके N.P पर 22,040 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर आप लोग का इम्पॉर्टेंट है गाइस। कह रहा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये आप लोग को इम्पॉर्टेंट है। कह रहा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर कह रहा रासायनिक समीकरण के बाएं और तथा दाएं और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्य की अविनाशिता के नियम लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ मास के अनुसार प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है, ना ही कोई नया परमाणु उत्पन्न होता है। अतः हमें समीकरण फर्स्ट में दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए तर्कयुक्त विधि से विचार करना होगा। जैसे यहाँ पर पहला विधि कह रहा है सर्वप्रथम हम यह सोचेंगे कि एक अणु ऑक्सीजन में 2 परमाणु ऑक्सीजन है जो 2 परमाणु मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप लोग का रिएक्शन दे दिया आप लोग का गाइस, Mg कहते हैं मैग्नीशियम प्लस O2 कहते हैं आप लोग ऑक्सीजन। ये अभिकारक है, उत्तर बना देगा आप लोग का 2MgO। यहाँ पर कह रहा है देखिए यहाँ पर Mg तो आप लोग का एक ही है, O2 आप लोग का अभिकारक में आप लोग का Mg आप लोग का एक है और ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर आप लोग का उत्तर में आप लोग का Mg 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। इसको संतुलित करने के लिए जब Mg के ऊपर 2 होगा तब Mg आप लोग का संतुलित हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर यह असंतुलित है, यहाँ पर इसको हम लोग संतुलित करेंगे गाइस। यहाँ पर बी में क्या कह रहा है, अब 2 अणु मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम धातु के 2 परमाणु आवश्यक हैं। इसलिए जब यहाँ पर 2Mg + O2 फिर यहाँ पर उत्तर में बना देगा 2MgO। देखिए यहाँ पर Mg भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। उत्तर में भी आप लोग का मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है करा। अब समीकरण तीसरे को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधियाँ। यहाँ पर कह रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के निम्नलिखित 4 विधियाँ प्रचलित है। 4 विधियाँ हम लोग देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर पलटते हैं पेज को। यहाँ पर देखिए कह रहा है पहला विधि तो आप लोग का होगा जांच एवं त्रुटि विधि, दूसरा होगा आंशिक समीकरण विधि, तीसरा आप लोग का कह रहा है संयोजकता विधि और चौथा आप लोग का कह रहा है आयनिक समीकरण विधि। यहाँ पर कह रहा है यहाँ हम केवल प्रथम विधि का अध्ययन करेंगे, शेष विधियों का अध्ययन उच्च कक्षाओं में किया जाएगा। फिर यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक ही विधि का अध्ययन करेंगे, कह रहा जांच एवं त्रुटि विधि अथवा अनुमान विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। यहाँ पर गैस कह रहा है पहले आविष्कारकों को तीर के बाएं और तथा उत्पादों को दाएं और अपने सूत्रों के रूप में लिखा जाता है। फिर जो परमाणु सबसे कम संख्या में आया है उसे पहले संतुलित किया जाता है, उसके बाद क्रम से अधिकतम तथा अंत में अधिकतम संख्या वाले परमाणु को संतुलित किया जाता है। उदाहरण तो आप लोग को दिखा देंगे। कह रहा कॉपर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कॉपर सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। यहाँ पर रिएक्शन आप लोग देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर कह रहा है Cu कहते हैं आप लोग कॉपर प्लस H2SO4 कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर उत्तर में बना देगा CuSO4 इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट प्लस SO2 कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2 कहते हैं जल। तो यहाँ पर आप लोग कह रहा है समीकरण फर्स्ट को संतुलित करने के लिए यहाँ पर पहले आप लोग का दे दिया है एक हम लोग समझते हैं। कह रहा हम देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में कॉपर के परमाणु की संख्या सबसे कम है, अतः सर्वप्रथम कॉपर के परमाणु की संख्या को ही संतुलित किया जाता है। इसमें बाएं पक्ष तथा दाहिने पक्ष में कॉपर Cu के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः वह स्वयं संतुलित है। फिर यहाँ पर बी में क्या कह रहा है आप लोग का, बाएं पक्ष में सल्फर का एक परमाणु है परंतु दाहिने पक्ष में 2 परमाणु हैं, इसलिए बाएं पक्ष में सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु लिखकर सल्फर की संख्या दोनों पक्षों में बराबर कर ली जाती है। फिर यहाँ पर आप लोग का रिएक्शन दे दिया है
Cu+2H2SO4। ये तो आप लोग का गैस अभिकारक ही। ये आप लोग का उत्पाद में क्या बनेगा CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। फिर यहाँ पर कह रहा है सी में क्या कह रहा है आप लोग का, कह रहा अब समीकरण दूसरे के बाएं पक्ष में हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं जबकि दाएं पक्ष में 2 ही हैं। अतः दाएं पक्ष में जल के 2 अणु लिखकर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को संतुलित कर लिया जाता है। फिर यहाँ पर आप लोग का रिएक्शन दे दिया है Cu+2H2SO4। ये तो आप लोग का अभिकारक है। ये गैस आप लोग का उत्तर में क्या बनेगा CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। यहाँ पर डी में क्या करा, अब ऑक्सीजन परमाणु पर ध्यान दें। दाएं पक्ष में ऑक्सीजन के 8 परमाणु हैं तथा 2H2SO4 में भी ऑक्सीजन के 2×4 यहाँ पर 8 परमाणु ही हैं। कह रहा अतः ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी संतुलित हो गई है। अब समीकरण तीसरे में पूर्णतः संतुलित समीकरण है। कह रहा हीट एंड ट्रायल विधि से निम्न अभिक्रिया को संतुलित करना। जैसे यहाँ पर आप लोग का गैस रिएक्शन दे दिया आप लोग का, Fe कहते हैं फेरस प्लस H2O कहते हैं आप लोग जल। तो यहाँ पर उत्तर में क्या बना गया Fe3O4 प्लस H2O। यहाँ पर कह रहा उपयुक्त समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न चरण प्रयोग में लाते हैं। पहला चरण आप लोग का गैस दे दिया। सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। फिर यहाँ पर कह रहा समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। जैसे यहाँ पर आप लोग का बॉक्स में Fe अब प्लस फिर बॉक्स में लिखा है H2O। ये तो आप लोग का उत्पाद में गैस ये तो आप लोग का अभिकारक है। ये आप लोग का उत्पाद में क्या बना देगा आपका। फिर यहाँ पर बॉक्स में लिखा है उत्पाद में Fe3O4 प्लस H2O बॉक्स में लिखा कह रहा है। यहाँ पर चरण दूसरे में कह रहा है असंतुलित समीकरण फर्स्ट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाइए। यहाँ पर तथ्य कह रहा अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या LH मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। यहाँ पर कह रहा तत्व आप लोग का Fe आप लोग का तत्व तो आप लोग का Fe है। फिर यहाँ पर आप लोग का अभिकारक में आप लोग का 1 है, आयरन तो आप लोग का 1 है और उत्पाद में आयरन आप लोग का 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन में कर यहाँ पर अभिकारक में आप लोग का हाइड्रोजन 1 है, उत्पाद में हाइड्रोजन आप लोग का 2 है। ऑक्सीजन में आप लोग का अभिकारक 1 है, उत्पाद में आप लोग का ऑक्सीजन 4 है। फिर यहाँ पर आप कह रहा है कहाँ गाइस क्या यहाँ पर हम लोग कह रहा है चरण तीसरे में कह रहा है सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। फिर कह रहा उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। फिर कह रहा इस आधार पर हम Fe3O4 और उसकी ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाएं और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाएं और केवल 1। फिर कह रहा ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए। फिर यहाँ पर आप लोग का कोष्टक यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर कह रहा ऑक्सीजन के परमाणु, फिर यहाँ पर कह रहा अभिकारकों में, फिर यहाँ पर आप लोग को कह रहा उत्पादों में, फिर यहाँ पर प्रारंभ में फिर अभिकारक में कह रहा है अभिकारकों में कह रहा है 1 टाइम्स H2O में, फिर यहाँ पर उत्पाद में कह रहा 4 टाइम्स Fe3O4 में। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु में दूसरे में क्या कह रहा है संतुलित करने के लिए। फिर यहाँ पर अभिकारकों में कह रहा 1×4। फिर यहाँ पर उत्पाद में क्या कह रहा है दूसरे में 4 यहाँ पर होगा कह रहा है। अब फिर कह रहा है ये याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए इस अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिक के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन 2HO4 या कोष्टक में H2O4 नहीं आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा। जैसे यहाँ पर आप लोग का कोष्टक में लिखा है Fe अब प्लस फिर यहाँ पर लिखा है 4 टाइम्स H2O। ये तो आप लोग का अभिकारक है। उत्पाद में गैस आप लोग का बना देगा कोष्टक में
E3O4 प्लस, फिर यहाँ पर H2O को मतलब कहते हैं हाइड्रोजन। फिर कह रहा आंशिक रूप से संतुलित समीकरण। फिर यहाँ पर गाइस हम लोग चरण 4 में कह रहा है Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ाते हैं। हाँ करा अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। करा हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाएं और हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। फिर यहाँ पर गाइस कह रहा है हाइड्रोजन के परमाणु, फिर यहाँ पर अविकारकों में, फिर यहाँ पर उत्पादों में। फिर हाइड्रोजन के परमाणु में कह रहा प्रारंभ में, फिर अविकारकों में कह रहा 8 टाइम्स 4 H2O में। फिर यहाँ पर उत्पाद में क्या गाइस कह रहा है, जैसे आप लोग का उत्पाद में कह रहा है 2 टाइम्स H2O में। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु में कह रहा है संतुलित करने के लिए। फिर यहाँ पर अविकारकों में कह रहा है 8। फिर यहाँ पर उत्पाद में कह रहा 2 × 4। कह रहा है समीकरण अब इस प्रकार होगा, जैसे यहाँ पर आप लोग का अविकारक में कह रहा है Fe मतलब होता है आयरन प्लस कोष्टक में 4 H2O। फिर यहाँ पर आप लोग को उत्पाद में क्या बना देगा गाइस Fe3O4 प्लस 4 टाइम्स H2O। कह रहा है आंशिक रूप से संतुलित समीकरण। कह रहा है चरण 5 में कह रहा है ऊपर दिए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि आयरन की एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। यहाँ पर कह रहा है लोहे आयरन के परमाणु। फिर यहाँ पर कह रहा अविकारकों में, फिर यहाँ पर उत्पादों में लोहे आयरन के परमाणु कह रहा प्रारंभ में। फिर अविकारकों में कह रहा 1 × Fe कहते हैं आप लोग आयरन में। उत्पाद में कह रहा 3 × Fe3O4 में। फिर यहाँ पर कह रहा लोहे आयरन के परमाणु। फिर दूसरे में कह रहा संतुलित के लिए। फिर यहाँ पर अविकारकों में दूसरे में कह रहा 1 × 3। फिर हम उत्पाद में कह रहा है 3। फिर कह रहा आयरन को संतुलित करने के लिए बाएं और हम आयरन के 3 परमाणु लेते हैं। फिर यहाँ पर आपको 3 टाइम्स Fe प्लस 4 टाइम्स H2O। यहाँ पर उत्पाद में गैस बना देगा Fe3O4 प्लस 4 टाइम्स H2O। फिर चरण 6 में कह रहा है अतः इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या का परिकलन करते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग का बना देगा रिएक्शन आप लोग का गैस दिया है 3 Fe प्लस 4 H2O। ये तो आप लोग का अविकारक है। उत्पाद में क्या बनाएगा Fe3O4 प्लस 4 H2O। कह रहा है संतुलित समीकरण। कह रहा है समीकरण 5 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है। अतः यह समीकरण अब संतुलित है। यहाँ पर कह रहा है समीकरण की कमियां या सीमाएं, इसको कहते हैं डार्क वेकर्स ऑफ लिमिटेशंस ऑफ इक्वेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। कह रहा है रासायनिक समीकरण निम्नलिखित तत्वों को प्रकट नहीं करती है। सबसे पहले आप लोग का गाइस दिया भौतिक अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा अविकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था, जैसे आप लोग का ठोस द्रव गैस के बारे में पता नहीं चलता है। दूसरा आप लोग का कह रहा है सांद्रता के बारे में हम लोग पढ़े। कह रहा अविकारकों की सांद्रता का ज्ञान नहीं होता है। तीसरा आप लोग का कह रहा है गति एवं समय। कह रहा अविकारकों की गति तेज अथवा मंद और अभिक्रिया के पूरे होने में कितना समय लगेगा यह पता नहीं चलता है। फिर यहाँ पर चौथा आप लोग का कह रहा ऊष्मा परिवर्तन के बारे में हम लोग समझते हैं। कह रहा अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होता है अथवा शोषित होता है, यह समीकरण द्वारा पता नहीं चलता है। पांचवा आप लोग का कह रहा प्रकृति। कह रहा यह ज्ञात नहीं होता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय। कह रहा यह भी पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया में विस्फोट या प्रकाश आदि नहीं होता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है रासायनिक समीकरण की कमियां दूर करने के उपाय, इसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है आप लोग का रासायनिक समीकरण की कमियां को निम्न प्रकार से दूर किया गया है। पहला आप लोग का दे दिया है। कह रहा अविकारकों और क्रियाफलों की भौतिक अवस्था को प्रकट करने के लिए उनके प्रतीक या सूत्र के आगे कोष्ठक में ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, इसका संकेत आप लोग का होता है यस। और द्रव कहते हैं इंग्लिश में लिक्विड, इसका संकेत होता है आप लोग का यल। और गैस को इंग्लिश में कहते हैं गैसी, और इसका संकेत आप लोग को आता है जी। तथा
जलीय विलयन को कहते हैं AU से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप लोग का Mg कोष्टक में आप लोग का लिखा है यहाँ पर सॉलिड प्लस H2SO4, ये आप लोग का अविकारक है और उत्तर में क्या बना देगा MgSO4 प्लस H2। MgSO4 कहते हैं आप लोग मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2 कहते हैं गैस। यहाँ पर दूसरे में कह रहा है अभिक्रिया में बने अवक्षेप को तीर के नीचे चिन्ह द्वारा और गैसीय पदार्थ को तीर के ऊपर चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग का रिएक्शन दे दिया है BaCO3 प्लस H2SO4, ये तो आप लोग का अविकारक है और उत्तर में क्या बना देगा आपका VaSO4 और तीर के नीचे चिन्ह है और प्लस H2 कहते हैं आप लोग जल प्लस CO2 कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। Zn को आप लोग जिंक कहते हैं प्लस H2SO4 कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पर आप लोग बना देगा अविकारक उत्पाद में उत्पाद में बनाएगा ZnSO4 प्लस H2O, तीर के निशान ऊपर है। फिर यहाँ पर तीसरे में क्या कह रहा है अविकारकों का सांद्रण व्यक्त करने के लिए उनकी सांद्रता तनु या सांद्र उसमें नीचे लिख देते हैं। जैसे आप लोग का रिएक्शन फिर आ गया कह रहा CaCO3 प्लस 2HCl, ये तो आप लोग का अविकारक का उत्पादन बना देगा आप लोग का CaCl2 प्लस H2O और प्लस CO2, ये तीर के निशान ऊपर है। फिर यहाँ पर कह रहा फोर्थ में अविक्रिया की परिस्थिति जैसे आप लोग का दाब ताप और उत्प्रेरक की उपस्थिति को पकड़ करने के लिए इन्हें तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। जैसे हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण। जैसे यहाँ पर N2 प्लस 3H2, ये तो आप लोग का अविकारक है। इसको 50 डिग्री आयरन चूड़ से गर्म करके आप लोग बना देंगे 2NH3, इसको कहते हैं अमोनिया। फिर यहाँ पर पाँचों में कह रहा अविक्रिया के गर्म करने को तीर के ऊपर या ऊष्मा लिखकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे जब पोटेशियम क्लोराइड को मैंगनीज हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग रिएक्शन फिर दे दिया 2KClO3 और यहाँ पर इसको गर्म कर देंगे तो यहाँ पर बना देगा आप लोग का उत्पाद में 2KCl प्लस 3O2। फिर यहाँ पर छठवां आप लोग का कह रहा है मुक्त हुई ऊष्मा को पकड़ की और प्लस चिन्ह द्वारा तथा अवशोषित ऊष्मा को माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे आप लोग का C+O2, इसको आप लोग अविकारक कहते हैं। ये उत्तर बना देगा CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी बना देगा। फिर यहाँ पर दिया है, फिर यहाँ पर दूसरा रिएक्शन कह रहा है C+2S, इसको आप लोग अविकारक कहते हैं। ये आप लोग का उत्तर बना देगा CH2 माइनस 22 किलो कैलोरी। फिर कह रहा सातवें में ऊष्मकरी अविक्रिया प्रदर्शित करने के लिए तीर आगे चिन्ह के स्थान के चिन्ह द्वारा उपयोग किया जाता है। छोड़े गए यहाँ पर उत्क्रमणीय अविक्रिया प्रदर्शित करने के लिए तीर के आगे चिन्ह के स्थान के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग का उत्क्रमणीय का चिन्ह है गाइस। तो यहाँ पर बना देगा रिएक्शन में N2 प्लस 3H2O, ये आप लोग का अग्र दिशा में है तो यहाँ पर बनाएगा 2NH3। फिर यहाँ पर दूसरा रिएक्शन आपका दे दिया है NH4Cl, यहाँ पर कह रहा है पश्च दिशा में। फिर यहाँ पर बना देगा NH3 प्लस Cl2 बना देगा। कह रहा है एक्स्ट्रा पॉइंट में कह रहा है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण में जब चिंगारी की जाती है तब जल निर्मित होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणु में उपस्थित परमाणु पुनः संगठित होकर जल में अणुओं की रचना करते हैं। इस अभिक्रिया में हम साधारणतः रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर आप लोग को बना देगा जल। अभिक्रिया अविकारक, ये तो अब मिलकर बना देगा उत्पाद। उक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिक्रिया है। तीर के आगे का निशान यह सूचित कर रहा है कि अभिक्रिया हो रही है एवं निर्मित यौगिक जल को उत्पाद करते हैं। यहाँ पर कह रहा है चेक योर नॉलेज। एनसीईआरटी में प्रतिहित प्रश्न,
इसको पढ़ के हम लोग गैस अगले वीडियो में आते हैं। कह रहा वाई में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो यह बना देगा हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको गैस हम लोग अब कल पढ़ेंगे गैस। आज के लिए इतना काफ़ी।